स्वागत है आप सबका वाव इंडिया के आज के इस एपिसोड में, वाव पर्सनालिटी के इस एपिसोड में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी योग्यता के चलते जीवन में ना सिर्फ कुछ हासिल किया है बल्कि दूसरों को भी कुछ देने की चेष्टा की है, देने का प्रयास किया है। और साथ ही हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराते हैं जो हमारी संस्था में हमारे जिन्होंने जो पोस्ट होल्डर्स हैं और जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो दोनों ही तरह के लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में जिस पर्सनालिटी को, जिस वाव पर्सनालिटी को हमने बुलाया है, वो है एक बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी सुरीले कंठ वाली गायिका कुम्मू जोशी भटनागर। अब कुम्मू जोशी भटनागर, जोशी भी भटनागर भी, ये सारी चीजें और इनका सारा परिचय और इनसे बातचीत करेंगी हमारी कल्चरल सेक्रेटरी लीना जैन। तो लीना, आपका स्वागत है और आपके लिए कुम्मू जी और आप अपना बातचीत कीजिए। और साथ में लीना, कुम्मू जी से उनकी कविताएं तरन्नुम में सुनना मत भूलना। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम इसीलिए जुड़े हैं। आपने उनकी इतनी तारीफ की है कि मेरा तो मन सबसे पहले यही कर रहा है कि कुम्मू जी सबसे पहले स्टार्टिंग एक अच्छी कविता तरन्नुम के साथ अगर आप सुनाएं, उससे की जाए तो और क्या हो सकता है। सरस्वती वंदना कुम्मू जी आपकी बहुत अच्छी है एक। जी हाँ, सरस्वती वंदना से शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल, ये सही रहेगा। ये अच्छा है क्योंकि मैं कविताओं की, मैं ऑफिस आई तो डायरी लाना भूल गई अपनी कविताओं की, तो अब इसी में से देखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट में अगर कुछ है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम सरस्वती वंदना से ही आपका शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। जय मां भगवती। बहुत सुंदर कुम्मू जी। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, आप इतना खूबसूरत गाती हैं, तो क्या आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की या शौकिया तौर पे आपने शुरुआत की? वैसे तो मैं कहूंगी हमारे खून में है। मेरी मम्मी गाती थी और उन्होंने भी गांधर महाविद्यालय से किया था। मेरी दीदी बहुत अच्छा गाती है, वो भी गांधर महाविद्यालय से, स्कूल में भी उनके म्यूजिक था। और हम भी शुरू से ही गाते आ रहे हैं, स्कूल में भी म्यूजिक था और उसके बाद गांधर महाविद्यालय से भी क्लासिकल की थोड़ी शिक्षा ली थी, ट्रेनिंग ली, तो इंडियन क्लासिकल उसमें आता है। मैं बल्कि क्लासेस भी लेती थी बाद में। तो फिर वो अपना एनजीओ का काम चलते चलते तो कुछ चीजें थोड़ा सा पीछे छूट जाती है और हमारी चलती रहती है। लेकिन जो चीजें विरासत में मिलती हैं और जो आप अपने योग्यता से बनाते हैं, उनको आप कभी नहीं भूलते हैं। वो आपकी सिंगिंग में बखूबी झलक रहा था। बिल्कुल, बस नारायण कृपा है, माँ सरस्वती शारदे की कृपा है कि अगर ये हमारे को अगर कुछ गुण दिया है, कुछ ऐसा, तो उन्हीं की कृपा समझते हैं हम। लेकिन कुम्मू जी, एक आपकी अपनी लिखी हुई सरस्वती वंदना है, वो हमने बहुत पहले, शायद जब ये लॉकडाउन से पहले जो एक प्रोग्राम हुआ था मयूर विहार में, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का, उसमें आपने गाई थी। मुझे अभी तो ध्यान आ नहीं, अगर पहले बोलते तो ध्यान रहता। मैंने एक बार गाई होगी, पता नहीं इसके बाद। एक्चुअली तो डायरी लाना भी भूल गई मैं, मुझे ध्यान हो तो वापस आते जल्दबाजी। हाँ लीना, आगे।
जी, कुमु जी, सबसे पहले इसके बाद अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लिखती हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये भी आपको विरासत में मिला लिखने का शौक, या ये आपका अपना टैलेंट था? ये भी विरासत में ही है। क्या बात तो है। ये मेरी मम्मी राइटर ही थी, स्टोरीज भी लिखती थी, कविताएं भी लिखती थी और बहुत जी। अच्छा लिखती थी, बहुत सुंदर, वो तो कहानियां लिखती थी बहुत अच्छी। और हम्म, उनके अभी भी मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है जिनको मैं चाहती हूँ बुक में कन्वर्ट करना, एक बुक उनका हम्म, पब्लिश हो जाए। उसके बाद हम्म, मेरी दीदी है, वो भी कवित्री है, साहित्यकारा है, कविता पंत के नाम से है, और उनकी एक बुक्स भी पब्लिश हुई है, कवितांजलि पब्लिश हुई है और आराध्या पब्लिश हुई है, और 2-3 और हैं, और आगे भी उनकी और पब्लिश होने के लिए प्रोसेस में है। मैं वैसे तो विरासत में था ही, लेकिन 14 साल पहले जब हम इंदिरापुरम रहते थे तो वहां पर संस्कार वैभव से मैं जुड़ी थी, तो वहाँ मैं इनवाइटेड थी इनफैक्ट। तो उन्होंने मुझे तब जो उनकी अध्यक्षा है मीना जैन जी, उन्होंने मुझे कहा आप भी कुछ क्यों नहीं लिखते, तो आप कुछ लिख के लाइए अगली बार से। मैंने कहा अब उनका पूरा साहित्यिक एक सिस्टम होता है, बोलने का तरीका होता है, और ये सब चीजें देखो तो मैंने कहा मैं प्रयास करूंगी। तो तब मैंने अपनी पहली एक कविता लिख के लाई थी, ए मेरे साहित्यकार। तो अच्छा। मेरी प्रिय साहित्यकार पर लिखी थी, अभी वो याद भी नहीं है, और मैं आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ऑफिस में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऑफिस में, डायरी घर रह गई। वो मैंने लिखी थी। उसके बाद अपनी दीदी से भी मैंने कहा कि दीदी कैसे, मतलब टॉपिक्स कैसे लूं, क्या लूं, तो उन्होंने मुझे प्यार के ऊपर टॉपिक दिया, मित्र के ऊपर टॉपिक दिया, और एक अच्छी ए मित्र तुम कहाँ हो कविता स्वरबद्ध भी की थी। मैं स्वरबद्ध भी करती हूँ कविताओं को, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं सुरों में उसको प्रस्तुत करूं। डेफिनेटली, जब हम सुर के माध्यम से अपनी भावों को प्रकट करते हैं, तो जो ऑथेंटिसिटी और जो प्योरिटी आपकी भावों की होती है, वो दर्शकों तक पूरी तरह से पहुंच पाती है। जी, अब या तो ये कह लीजिए कि बाय डिफॉल्ट ही कुछ ऐसा रहता है कि हम गा के ही उसको प्रस्तुत करते हैं, मतलब धुन में ही, सोचते ही धुन में है, तो डेफिनेटली, बिल्कुल कविता ही धुन में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई और है आपके पास अभी इस वक्त? हाँ, कविताएं तो हैं, पर सुनाइए। मैं एक बार देख लेती हूँ। बिल्कुल। कविताएं तो बहुत लिखी है, अब समझ नहीं आता कि कौन सी वाली। कुछ भी, जो आप भी, यहाँ तो हम लोग बैठे ही इसलिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चंद पंक्तियां सुनाती हूँ। अभी मैंने एक कविता लिखी थी जी। कुछ पल हम भूल चले करके, एक कविता बनाई थी। स्वागत स्वागत। कुछ पल हम, कुछ लम्हे, कुछ पल हम, कुछ लम्हे, हम ऐसे भूल चले जो दिल को नहीं लुभाते थे, पल पल चुभते रहे। कुछ पल हम, कुछ लम्हे, ऐसे भूल चले जो दिल को नहीं लुभाते थे, पल पल चुभते रहे। था अरमा से भरा दिल, एक सुंदर जीवन होगा, खुशियों से महकेगा जीवन का कोना कोना। था अरमा से भरा दिल, एक सुंदर जीवन होगा, खुशियों से महकेगा जीवन का कोना कोना। ये सोचे, ये समझे, ये सोचे, ये समझे, कुछ ऐसे कदम बढ़े, वो लम्हे भूल चले हम जो पल पल चुभते रहे। कुछ पल हम, कुछ लम्हे, ऐसे भूल चले जो दिल को नहीं लुभाते थे, पल पल चुभते रहे। ये चंद पंक्तियां मैंने बोली है, इस कविता बहुत लंबी है। बहुत सुंदर, बहुत उन सुंदर। लम्हों को भूलने में ही भलाई है,
जो दिल को चुभते हो। एक्चुअली जो समाज में चल रहा होता है, चाहे हम वो दूसरे के एक्सपीरियंस है या अपने एक्सपीरियंस है, तो सामाजिक, प्राकृतिक, हर चीज को, प्रेम, विरह, हर चीज को हम समेटते हुए ही कविताओं का लेखन बिल्कुल। करते हैं। तो वही भाव निकल के आते हैं, जब तक वो भाव नहीं आते तब तक आप वो कविता में वो खूबसूरती नहीं कविता में नहीं डाल ला- सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आपने कुमू जी बोला कि पुरानी जो यादें जो अच्छी नहीं है उनको नहीं याद करना। ठीक है, हम नहीं याद करते, हम आपको मतलब वापस आपके बचपन में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अच्छी चीजें उसमें से याद करके हमें ये बताएं। बचपन में आपने जैसे बताया कि आपका माहौल परिवार का था, जिसमें गायन भी था, लेखन भी था, तो आप एज अ चाइल्ड आपका क्या रूटीन रहता था? क्योंकि लेखन आपने शायद काफी में शुरू किया, आपने बताया अभी 14 साल पहले। तो उस समय आपके बचपन में आपके क्या इंटरेस्ट हुआ करते थे, कैसा माहौल होता था आपके घर का? मैं सच बताऊं, आज की डेट में कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरी मम्मी जी। कहा करती थी कि बचपन में मेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तो ओके। अब कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकती। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो मुझे लगता है जब तक आप अपनी चार दीवारी में, जब तक आप अपने माता पिता के आश्रय में होते हैं, आप उस सिक्योरिटी में होते हैं, आपके पास एक वो सिक्योर्ड शील्ड होती है, प्रोटेक्टिव होते हैं, तब तक आपको कुछ लगता नहीं है ऐसा कि कुछ करने की जरूरत भी है। लेकिन और आपको ये भी नहीं लगता कि ये बोलना जरूरी भी है क्या? आज की डेट में मैं वो बोलती हूँ जो मैं तब सोचा करती थी, ये इतना क्यों बोलते हैं लोग, क्या ये बोलना जरूरी था? तो पर आज मुझे लगता है शायद मैं खुद फालतू बोल जाती हूँ बहुत, कि समटाइम्स आई आल्सो फील कि क्या ये जरूरी था, मैं क्यों बोली, मतलब एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं थी। तो वो चीजें हैं कि मतलब बचपन तो मेरा बहुत ही सीधा साधा गया। मैं खेल भी, अगर गेम्स भी कोई खेलती थी तो मुझे खेलना भी नहीं आता था। मेरी सिस्टर, मेरे से बड़ी वाली, जो हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है, वो जब बाहर भागती थी, पकड़म पकड़ाई खेलना, छुपन छुपाई, जो भी फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना, मैं उसके पीछे पीछे रहती थी, बल्कि वो मुझसे परेशान हो जाती थी कि इसकी वजह से मैं पकड़ी जाती हूँ। मेरा तो ये हाल था बचपन में। और उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए, जब कॉलेज गए, फिर उसके बाद थोड़े आंख, नाक, कान सब खुलते हैं, और जीवन में पता चलता है कि कैसे कैसे लोग हैं, किन किन से आपको बच के रहना है, किस बचाव से रहना है। तब तक आप सीधे होते हैं बहुत। फिर आप फ्रेंड सर्कल में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मतलब घर से बाहर पैर रखते ही पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी, और आपका मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट पहलू हो जाता है। मुझे लगता है लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बहुत बदलती है। और बाहर जाने के बाद जब आप में वो तेजी आती है, जब जॉब्स की, वहाँ पॉलिटिक्स देखी, वहां पर आप डेडिकेटेड थे, आप बहुत हार्ड वर्किंग थे, आपको तारीफें भी मिली, सब कुछ मिला, पर जो आपके साथ के जो जेलस होते हैं, या ऑफिस में जो भी पॉलिटिक्स चलती है, बहुत के बीच में भी बहुत चलती है। तो बस वो सब देख देख के जो मन कड़वा और खट्टा होता जाता था ना, तो वो उसने ना मतलब अंदर इतने ज्यादा पेन कई बार घुसा दिया कि उससे क्रोध भी आने लगा, और जीवन में ये भी लगने लगा कि कितने कैसे लोग होते हैं जीवन में। तो उसमें बहुत आपका दिमाग और ये सब खोल देते हैं। और चलो फिर आप जॉब करते हैं, जॉब करते 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 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, उसके साथ पढ़ाई भी करते रहे, और फिर विवाह हुआ, शादी हुई 1997 में, और उसके बाद और बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि 10.5 साल जब आप जॉब कर रहे हैं, करते करते आपका छूट गया, जॉब छूटा, लैंग्वेज छूटी। आई वाज वर्किंग विद मारुबेनी जापानीज ट्रेडिंग कंपनी, और मैं आई वाज लर्निंग जापानीज सीख रही थी JCIC से, जापानीज कल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर से। तो 2 साल हो गए थे मेरे जापानीज लैंग्वेज के। तो शादी के बाद में मेरा बेबी होने वाला था, फर्स्ट चाइल्ड। 2 मिसकैरेजेस हुए थे, तो फिर थर्ड टाइम दीदी ने मेरी एडवाइस किया, जो सबसे बड़ी दीदी है, उन्होंने बोला कि अब तुम रेस्ट करो, अगर फैमिली वे में जाना है तो। फिर हमने तब तक हमने जॉब तो नहीं छोड़ी थी, हाँ कि शायद जॉब भी चलती रहेगी, एक बार बेबी होने के बाद में सेटल हो जाएंगे। फिर माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड आउट ऑफ स्टेशन, तो देन ही सेड कि नहीं, अब तुम जॉब छोड़ो और मेरे साथ चलोगे। सही तो बात है। जाने में
अब वो तो जॉब करते थे और हम जब तक बेबी छोटा था उसका पालना पोसना तब तक तो ठीक था, 3-4 साल। उसके बाद आपको बहुत अखरने लगता है कि आपका एक करियर था, आपकी एक लाइफ थी, आप एम्बिशियस थे और वो सब आपका छूट गया। तो फिर भी ये रहा कि नहीं, कुछ करना है करना है करना है, तो साथ साथ ही बहुत कुछ किया। टीचर ट्रेनिंग किया ही हुआ था, तो फिर हम मेरठ में भी हमने टीचर बने एज ए टीचर, डीपीएस मेरठ में किया, दिल्ली में भी डीएफ में एज ए टीचर किया था। पर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि टीचिंग में इतना इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। शारदा एक्सपोर्ट्स है मेरठ में, वो भी ज्वाइन किया था एज ए मर्केंडाइजर। फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर हो गई, वो ही गॉट पोस्टेड टू लखनऊ, तो उन्होंने बोला आप साथ चलो। मैंने कहा फिर जहां जहां ही जाते थे वहां जाना पड़ा, तो आपका करियर, आपकी एजुकेशन। जैसे जब हम मेरठ में आए तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए मैं दिल्ली अप एंड डाउन करती थी, मेरठ डेली। फिर बीच में एक पता चला साइंस इंस्टीट्यूट से जापानीज लैंग्वेज का मॉड्यूल कोर्स हो रहा है, कॉन्वर्सेशन कोर्स। मैंने कहा आई अगेन जॉइन इट। तो गार्गी कॉलेज आती थी मैं, मेरठ से अप एंड डाउन करती थी अगेन। तो बस इस तरह से एक पैशन जो था उसको कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे सब चीजें ज्वाइन कर करके। फिर हस्बैंड के एक साथ चीज यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो आप बता रही हैं ये आपके बेबी होने के बाद की आपकी जर्नी है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड का सपोर्ट रहा होगा, लेकिन चूंकि वो बाहर रहते थे तो जो फैमिली में और लोग थे उनका इस सब के प्रति क्या नजरिया रहा था? एक्चुअली हम लोग शुरू से जॉब करते थे, वर्किंग थे, तो यूजुअली हमारे घर लोग आते भी कम थे। ये दोनों मियां बीवी ही रहते हैं। और जब हम ट्रांसफर होती रहती थी इनकी, हम लोगों की, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर होती थी, तो हम कभी कहीं तो लोग कहाँ तक आएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मेरी मदर इन लॉ टीचर थी उस टाइम पे, तो जब बच्चा छोटा था तब ये था कि वो छुट्टियों में आ जाती थी, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, ऐसे। तो तब तक आई वॉज नॉट वर्किंग। मैंने ये बात तो शुरू किया था, तो जब बेटा स्कूल जाता था, छोटा वाला, वो बड़ा वाला ही हुआ था तब तक। तो जब वो स्कूल जाता तब था, बल्कि स्कूल में नहीं, वो जब शेरवुड में उसका एडमिशन करा दिया था, ही वाज इन हॉस्टल, तो देन आई जॉइन। अदरवाइज मैं ज्वाइन करने का ऐसा नहीं था कि जब तक बेबी था साथ, मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था। अब बस ये जर्नी है, कुछ ना कुछ करते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे। फिर जब घूम फिर के हम पहुंचे नोएडा। नोएडा में हमारा बिल्कुल ही मतलब ड्रास्टिक चेंज शायद आया मेरी लाइफ में, जो मेरे को, जो एक मन में था मुझे करना है कुछ करना है, तो बहुत कुछ करने को मुझे मिल गया यहाँ पर। नोएडा में मेरी पहचान बनी है, मुझे लगता है एक जो, हाँ, एक पब्लिक फिगर वाली जो पहचान बनी है वो नोएडा आके मेरी बनी है। उससे पहले हम अपना लिमिटेड ही थे और बहुत सारी चीजों से दूर ही थे, इतना था नहीं सामाजिक तौर पर ही। पहले मेरे फादर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, फिर ब्रेन हैमरेज पैरालाइज हुआ, तो उनके साथ व्यस्त थे। फिर मम्मी को, जब हम नोएडा शिफ्ट हुए, मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, फाइनल स्टेज का। तो मम्मी पापा को था मेरे साथ ही रहने का, क्योंकि हमेशा वो लोग ऐसे पीरियड में मेरे साथ रहे। तो फिर जब मम्मी की डेथ हुई 2016 में हुई थी, 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे था अनफॉर्चुनेटली। हाँ, और एकादशी थी उस दिन, तो हम तो ये कहते हैं नारायण के पास है। उसके बाद से फिर हम लोग फिर अपने यहाँ शिफ्ट हो गए, प्रतीक विस्टेरिया शिफ्ट हुए अपना, वी बॉट आवर ओन हाउस, यहाँ शिफ्ट हुए। वहां से तब तक तो बीच के ड्यूरेशन में हस्बैंड साथ में ही थे। जैसे हम अपने घर में शिफ्ट हुए नेक्स्ट ईयर से, फिर पहले दीदी ने बोला कि मैं पापा को लेके जाती हूँ, तुमने बहुत कर 8-9 साल मम्मी पापा साथ में थे, अब तुम अपनी फैमिली देखो। पर वो तो पापा को ले गई, यहाँ से मेरे हस्बैंड का बाहर हो गया और मैं यहाँ क्योंकि बड़ा वाला भी 11th-12th क्लास में था, तो आई कुडंट लीव, और छोटा वाला बहुत ही छोटा था, तो इसीलिए बस फिर हम यही सेटल हो गए। सेटल होने के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोशल वर्कर। पहले लाइनर्स क्लब से जुड़ी थी, फिर समहाउ धीरे धीरे करते करते हम लोग सोशल अपना इंडिविजुअली, यहाँ सारी फ्रेंड्स मिलके हम लोग जागृति क्लब करके अपना एक करने लगे सोशल वर्क। कभी कहीं किन्हीं गरीबों को जरूरत है, डोनेशन कैंप्स करते थे, अधिकतर डोनेशन कैंप ही होते थे। कहीं झुग्गियों में आग लग गई, कहीं पानी का मटका देना है, कहीं कुछ देना है, वो सब चीजें करते, कपड़े देने हैं, वो सब करते थे। उसके बाद ये शायद आपकी मदर के नाम पे आपने खोला है?
हाँ, फाउंडेशन। बाद में मेरे एक नोन कोई मेरे से मिलने आए एक बार घर में, तो उनके रिलेटिव भी यही रहते थे प्रतीक ऑस्ट्रेलिया में, तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, बस यही आया हुआ था तो मिलते। मैंने कहा जरूर, मोस्ट वेलकम। तब उन्होंने बोला कि आप इसे एनजीओ में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं, तो कह रहे आप फंडिंग कैसे करते हो? तो मैंने कहा हम तो आपस में फ्रेंड्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी हमारे पास होता है हम कंट्रीब्यूशन करके अपना करते हैं। तो उन्होंने बोला इसको एनजीओ में कन्वर्ट करो, यू विल गेट फंडिंग और बेनिफिट होता है इसका। दिमाग तो चल ही रहा था, फिर मैंने उनको बोला एनजीओ कहने में ही बहुत बड़ा लगता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अब लगता है कि हाँ आपको कहीं से फंडिंग मिले ना मिले, पर आप एक आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट के लिए बाउंडेड है, तो आपको सीए को तो देना ही देना। बिल्कुल। When you are into social work field, तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका भाव तो सोशल वर्क का ही था ना, तो वो तो होगा ही होगा, वो तो करना ही करना है आपने, पर एक एक्स्ट्रा खर्चा ये जरूर हो गया कि जो ऑडिट रिपोर्ट का और आईटीआर का हो गया। ये तो है, ये तो होता है। वो एक खर्चा अलग है, फिर आपको उसी हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, फोटोकॉपीज निकालनी है, 10 चीजें प्रिपेयर करनी है, तो इट्स अ बिग एक्सपेंसेस। बिल्कुल। बस टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। और बिल्कुल जी। तो कुमू जी, आपके रिज्यूमे में हमने देखा था कि आप काफी सोशल वर्क करती रही हैं और काफी सारी संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं और उनके साथ भी आप सोशल वर्क कर रही हैं। हम लोग भी उसी तरह से काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप सोशल वर्क करती हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आपकी कविताओं पर भी आया है? क्योंकि कविता आपने अभी रिसेंटली शुरू किया है और सोशल वर्क भी अभी शुरू किया है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या असर आया है इसका? कविताएं तो मैं 14 साल से लिख रही हूँ, भावनाएं बचपन से हैं, क्योंकि कविता हमेशा भावनाओं पर बेस्ड ही बनती है। और भावना, अगर आप में फीलिंग्स हैं, आप में भावनावादी हो, आप आपके भावना से ओतप्रोत हो, आप सहिष्णुवादी हो, तभी कविताएं आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप में अगर भाव नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो आपकी फिर लेखनी में वो चीज आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, बिल्कुल आएगी ही नहीं। तो 14 साल से लिखती आ रही हूँ वैसे तो मैं, पर मेरा एनजीओ मेरे अभी 5 साल ही हुए हैं। सोशल वर्क में आए हुए मुझे 7 साल हो गए, वैसे 6.5-7 साल। तो बाकी वैसे देखा जाए तो सोशल वर्क हम बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी मम्मी भी करती थी, पुलिस वालों के साथ भी काम करती, उनको मतलब विरासत में एक तरह से वो भाव, फीलिंग्स कहीं ना कहीं जीन्स में होता है करना, तो वो आगे रखा है। और जहाँ तक कि सोशल वर्क और इसका इम्पैक्ट कविताओं में, मैं कहती हूँ भावनाएं जो हमारी हैं, जो कविताओं में आ रही हैं, वही भाव। आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। भावनाएं हैं जो हमें सोशल वर्क के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। आपने म्यूट कर लिया खुद को। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, मैंने कहा खुला रहने कुछ नेटवर्क इश्यू ना हो, वाईफाई का दरवाजा। हाँ तो बस यही है कि भावनाएं जब तक नहीं होंगी तो वो ना तो सोशल वर्क में आएंगी, ना ही वो कविताओं में आएंगी। तो वो भावना ही है जो हमें हर चीज के लिए प्रेरित करती है, सोशल वर्क के लिए भी प्रेरित करती है। डेफिनेटली। पूर्णिमा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? बानू जी, हमें तो बानू जी आपको कुछ पूछना हो तो हमें तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने बताया कि जो जागृति लीला फाउंडेशन नाम है ना इसका? जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन। आपकी मदर का नाम क्या था? उनका नाम था लीला जोशी। तो मेमोरी में हमने जैसे जागृति क्लब के नाम से जब हम कर रहे थे, तो जब हमें बोला गया कि आप एनजीओ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो तब हमने सोचा जब एनजीओ बनानी है तो फिर हम मम्मी की मेमोरी में कर देते हैं इसको। तो जो भी हम सोशल वर्क करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, और क्योंकि जो भी हम आज हैं, अपने जो भी हमारे अंदर गुण हैं, तो वो हमारी माँ से ही प्रेरित होके हमें आए हैं। चाहे वो लेखनी में हो, चाहे वो सोशल वर्क में हो,
तो वो भावनाएं, बिल्कुल वो संस्कार, वो सब उन्हीं के मिले हुए हैं। बिल्कुल। तो आपकी इस जागृति लीला मेमोरियल फाउंडेशन की एक्टिविटीज क्या क्या रहती हैं? हमने स्टार्ट कैंसर अवेयरनेस से ही किया था, क्योंकि अच्छा। उनको कैंसर था, मदर को। और कैंसर अवेयरनेस हम लोग स्कूल, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट में भी हम लोग कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं और पैनल बनाते हैं। उस पैनल में डॉक्टर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे कि जिसमें जब महिलाओं को, मतलब खासतौर से छोटी उम्र की जो महिलाएं होती हैं, 30 साल की, 32 साल की या 25 के बाद, शादी के बाद, आफ्टर मैरिज जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो फैमिली से डिस्प्यूट हो जाते हैं और वो उसमें उनको बहुत हार्मफुल रहता है। तो सपोर्ट की जगह बल्कि उनको एक इमोशनल जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मिलने की जगह उनको और इमोशनल डिग्रेडेशन और तिरस्कार मिलता है, कई जगह तो घर से निकाल भी देते हैं तो खर्चे की वजह से। और कई लोग निकालते नहीं है, लेकिन वो एक जो भाव होते हैं ना, जो आप भावनाएं लेके आते हैं जब सामने वाले के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान सोशली जुड़ा हुआ है, तो वो एक सोशली आपको जो एक वो रहती है ना, एक डर सा रहता है, सोशल टेरर है कि नहीं भैया समाज क्या कहेगा कि इसको ऐसा हुआ तो निकाल दिया, ये किया। पर कहीं ना कहीं वो फिर भी प्रताड़ित हो रही होती है घर के अंदर, हो रही कि होती वो है। भावनाएं, जो आपके एक्सप्रेशंस, जो आपके फीलिंग्स, जो आप सामने वाले को देते हैं, पास ऑन करते हैं, वो फीलिंग्स, वो रेज जो है वो उसके अंदर जा रही है ना, वो नेगेटिव रेज तो जा रही है। वो नेगेटिव रेज जो होती है वो उसको बहुत हर्ट करती है। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कोई ऐसे केसेस है, हम बच्चों को, इसीलिए हम लोग यूथ को ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि यूथ के केस में ये रहता है बच्चे अभी से ही जब अटेंटिव हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फैमिली में एक आध केस आपको सुनने को मिलेगा कैंसर का। तो उसके लिए क्या एक इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए और कितना सीरियस इशू है ये, और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर होता है और अगर उसको इमोशनल सपोर्ट मिलती है तो कैन वेरी वेल दे कैन ओवरकम आउट ऑफ इट, कि उसमें से आराम से वो लोग बाहर आ सकते हैं। और मैंने देखा है 25-25 साल से, 30-30 साल से हमारी आंटियां वगैरह कई बहुत सारी हमसे जुड़ी हुई है, हमारा एक ग्रुप है, तो ये कैंसर वॉरियर्स का ग्रुप है और बहुत अच्छी फैमिली की है, बहुत स्मार्ट है, एक्टिव है, बल्कि उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेज करती है वो, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ जुड़ के। तो वो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और सालों साल से जी रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है, बस मेडिकेशन ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग इस पे काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग ने नशा मुक्तिकरण, हमने अच्छा। एक टॉपिक लिया, क्योंकि उत्तराखंड में भी काफी नशे का था, पंजाब में बहुत नशे का है, बिल्कुल। पंजाब नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम उत्तराखंड गए थे, निर्वाण संस्थान के लिए गया हल्द्वानी में, और हम जहाँ जहाँ गए, देहरादून गए थे, देहरादून में भी हमने नशा मुक्तिकरण के ऊपर किया एक अवेयरनेस प्रोग्राम, और रानीखेत गए, वहाँ हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, खासतौर से जो स्लम एरियाज हैं वहां पर हम डोनेशन कैंप्स करते हैं, और डोनेशन कैंप्स के माध्यम से हम क्या करते हैं कि डोनेशन के लिए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उससे पहले हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर देते हैं, ताकि उनको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अब हमें मिलने वाला है। हाँ, तो एक हमारा प्रयास रहता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि स्लम एरियाज में जाएं, कुछ सामान लेके जाएं, चाहे बच्चों के लिए स्टेशनरी, एजुकेशन पे भी हम काम करते हैं, वो एजुकेशन पहले जो बहुत होता है, तो एजुकेशन में भी बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना पड़ता है आपको, उनको कुछ स्टेशनरी, बैग्स, ये सब वो तो देने ही देने हैं, करना ही है, साथ में उनको त्योहारों के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, अपनी आस्था के बारे में, और अपने रहन सहन, अपना रिलेशनशिप वैल्यूज के बारे में, ये हम स्कूल कॉलेजेस में, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये सब बोलना, मतलब लेक्चर देने में आई तो खिंचता है, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चों को ना संस्कार देने बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो हो जाती है, एक बार आपने डिसिप्लिन सीख लिया लाइफ में तो आप पढ़ाई भी अपने आप करेंगे, फिर पेरेंट्स को उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, और वो गलत राह पे भी नहीं जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। तो हम लोग कॉलेज स्कूल्स में इसीलिए सब करते हैं। फिर बीच में एक टॉपिक आया था 2018 या 19 में, एक बच्ची का रेप हुआ था, 8 महीने की थी क्या था, तो किसी ने मुझे बोला कि कुमू आप इसमें कुछ नहीं कर रहे करके, तो फिर हमने एक फाइट अगेंस्ट रेप करके हमने एक टॉपिक उठाया, तो उसपे भी हमने PIIT कॉलेज में भी किया, हाइड पार्क में किया, और बहुत जगह हमने मतलब करते रहते हैं, बच्चों को बताते हैं सेल्फ डिफेंस क्या है, स्कूल्स में भी
कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है और किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट रखना है, गुड टच, बैड टच, सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। और हम अपने साथ साथ बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़े स्कूल्स में जाते हैं, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, अपने पैनल में रखते हैं, तो ताकि बच्चे एक प्रोटेक्टिव फील करते हैं, अपने को प्रोटेक्शन फील करते हैं, क्योंकि पुलिस भी बोलती है कि हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स बताते हैं, तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी होता है, उनके साथ सब है, ये समाज उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, तो उनको इस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है इतने सारे जो प्रशासनिक तौर पर जो लोग इतना केयरिंग हो गए हैं सबके लिए, तो हम सब में भी और हमारे आगे की जनरेशन में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ होगा तो हम धड़ल्ले से बोल सकते हैं, तो अब सब खुल के प्लेटफॉर्म पे बोलने लगे हैं। सही बात, हमारे साथ पुलिस है, हमारे साथ प्रशासन है, हमारे साथ संस्थाएं हैं, हमारे साथ फैमिली है। फैमिली से तो फिर भी फैमिली को थोड़ा शर्म के मारे कई बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, वो करती है। अब फैमिलीज भी खुल के आ गई हैं, उन्हें भी पता है कि ये आम हो गई है बहुत सारी बातें, और सभी इन बातों से कंसर्न है कहीं ना कहीं। तो अब इसमें कोई शर्म वरम की बात नहीं है, आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, कैसे करना है इसको जोड़ के रखना है, वो भी बहुत अहम है। फिर इसके अलावा हम ट्रैफिक अवेयरनेस पे करते हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस हर साल एक बाइकर्स रैली कराती हूँ मैं यहाँ पर, और साथ में हम लोग कॉर्पोरेट्स में भी ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम जो कार्यक्रम करते हैं हम सब जगह करते हैं, ओपनली भी करते हैं, और हम सोशल प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं, हम विलेजेस में भी करते हैं, स्कूल्स में भी करते हैं, कॉलेजेस में भी करते हैं, बल्कि नशा मुक्तिकरण का हमने झांसी में भी किया डिफेंस के लिए, तो वहां तक। चलिए, तो ये तो हुई आपके सोशल वर्क की बात। अब क्या है कि कुमू जी कुछ एक आध तो कविताएं हो जाएं, और एक आध आप भजन बड़े अच्छे गाती हैं, आप वो अपने वीडियोस भेजती रहती हैं जो कहीं कहीं आप गाती हैं। मैं फेसबुक पे डालती हूँ। हाँ, आप उसकी वो हमें लिंक भेजती हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे। आपकी कुछ एक कविताएं और एक आध आपका वो भजन, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो माशाअल्लाह। मैं एक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। वैसे सब सरस्वती माँ की देन है, प्रभु की देन है, नारायण की कृपा समझती हूँ मैं। जो भी अगर हम में कुछ अच्छा गुण है, हम किसी के लिए अगर बन सकते हैं, कुछ आइडल बन सकते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी, मैंने अपनी माँ के लिए बनाई थी जब वो लास्ट स्टेज में, तो वो सुर में नहीं है, वो मैंने सिंपल तौर से बनाई हुई जी। माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं, तेरा जीवन कैसे पूर्ण करूं, न वैद्य कुछ भी कर पाए, न प्रभु को अपनी सुध आए, नमन करूं विनती करूं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं। झनकृत होता ये तन तेरा, कंपित काया का कोना कोना, करती वंदन प्रभु से तेरी, नैनों की पीड़ा कैसे हरूं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे हरूं। न सुनता तेरी न मेरी वो, सबसे प्रभु विनती करने को, बार बार छुपती रही, नैनों में आस देखे तेरे, असहाय खुद को पाऊं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं। रुंदन करता ये हृदय मेरा, अश्रुधारा बह जाती है, रुंदन करता ये हृदय मेरा, अश्रुधारा बह जाती है, जब विनती जीवन दान से जीवन मुक्ति की हो जाती है। कैसे रक्त हृदय का साफ करूं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं, माँ तेरा दर्द मैं कैसे दूर करूं। पर दर्द छलक के आ रहा है, बोलो वे सच में बहुत। इस कविता में बेशक मैंने ये लिखा है कि ना सुनता तेरी ना मेरी वो, पर ये भी एक कोइंसिडेंस है कि 28 जनवरी को मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और मेरठ से, और उसने मुझे कहा कि आंटी की तबीयत कैसी है। मैंने बताया कि अब तो मुक्ति की कामना करो, बस बहुत पेन में है। तो उस तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से आत्मा तड़पती, अगर आत्मा तड़प रही हो तो वो मुक्त होती है। तो मैंने तब उससे पूछा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब है, तो उसने मुझे सब बताया, और मैंने एकादशी का व्रत रखा सुबह, और 4 तारीख को एकादशी थी, मेरे जीवन का पहला एकादशी का व्रत था, और मुझे ये भी था मैं पूरी तरह से रख पाऊंगी कि नहीं। प्रसाद बनाया, थोड़ा सा बना था मम्मी को छटाने के लिए, मैंने नारायण की पूजा की, मम्मी को छटाया प्रसाद, और 3:15 बजे वो मुक्त थी।
तो मैं नारायण को बहुत मानती हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, मैं कंप्लीटली नारायण को डिवोटी हूँ। मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को मानती हूँ हम, बिल्कुल धर्म को अपने बिल्कुल है, कहीं ना कहीं वो भावना हमारे अंदर है, हाँ ये भी भगवान है, हमारे ये भी शक्तियां तो सभी उन्हीं से ही निकली हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक आस्था उतनी जुड़ गई है कि अब मेरा कोई भी कार्य होता है वो उनकी, मैं कहती हूँ उनकी मर्जी के बिना भी नहीं है और ना ही उनके बिना है कोई काम, वो है तो सब है। तो इसी बात पर एक नारायण का भजन हो जाए। नारायण का भजन मेरे को लग रहा है मैं एक म्यूजिक शो में बैठी हूँ। ऐसे ही वैसे मैं ना एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मसाले बनाती हूँ। अरे वाह, कैसे मसाले? मैं अपने ऑफिस में ही बैठी हूँ, हम लोग ईजाक के नाम से बनाते हैं ऐसे को। अरे जीतू बेटा वो लेके आना बॉक्स। भाई फिर तो आप इधर स्क्रीन पर ही सप्लाई कर दीजिए। हाँ, हम कह रहे हैं फिर तो स्क्रीन पर ही सप्लाई कर दीजिए। स्क्रीन पे सप्लाई नहीं हो पाएगा, सप्लाई के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। इसी सप्लाई से खुश हो जाते हैं। हम उसी से खुश हो जाते हैं। मैं इसीलिए कही थी, मैं जल्दीबाजी में ध्यान ही नहीं रहा, मैं यूनिट में बैठी हुई हूँ, तो मुझे यही था कि चलो करना है, ऑफिस में ही कर देंगे। ये है हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, ईजाक के नाम से। वाह क्या बात, बहुत ईजाक। बढ़िया। तो ये घर की प्रोडक्ट्स हैं, मसाले जो हम हमेशा घर में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं जी जी। वही सारे तो बस मसाले हैं। चलते चलते एक भजन और हो जाए। भजन, अच्छा, राम का नाम लेकर। जानकी नाथ सहाय करे जब और बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनि चर होत उछेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चिरतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करे करुणा निधि, बढ़ गय चीर के भार घनेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब
कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जान की नाथ सहाय, जाकी सहाय करे करुणा निधि, जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताकि जगत में भाग बढ़े रो, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को छेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब। वाह, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। रस खुल गया, रस खुल गया, सच में रस खुल गया कुमु, सच में। लीना, बानू जी को आपको बात करनी है लीना, अब आगे? जी नहीं, तो ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी को कि वो आए और फॉर्मली कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। कुमु जी, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ लेकिन जो मिलने के बाद अच्छा लगा वो मैं आपको बता नहीं सकती। आप कितने सारे तरह से अपने आप को आपने जोड़ रखा है, और आपका गला, आपकी कविताएं, ये आपका इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि पता लगता है कि आप सच में अपने आप से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। सब नारायण कृपा है, मैं तो कहती हूँ जैसा प्रभु चाहते हैं और जैसा प्रभु ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उन्होंने हमें अच्छा जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए और वो संस्कार दिए, वो गुण दिए कि जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारा सम्मान हो रहा है। नहीं तो हम अपने आप में तो शून्य हैं। मैं ये हमेशा यही मानती हूँ, अपने आप में शून्य है, हम कुछ कोई भी मनुष्य अपने आप में शून्य है। जो भी कुछ वो करता है, जो भी वो सब करवाने वाला तो वहां बैठा है। कौन है? कोई अदृश्य है, कोई अदृश्य है जो मनुष्य से बहुत कुछ कराता रहता है। लेकिन वो करवाता जरूर है, लेकिन आपके अपने भी प्रारब्ध होते हैं अपने जो तक लेके जाते हैं। इसमें अपने प्रारब्ध और अपने प्रयास दोनों। खाली प्रभु को नहीं कह सकते, प्रभु तो सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने प्रयास, जैसे आपने कहा, प्रयास और प्रारब्ध दोनों बहुत अच्छे हैं, जिससे आप जिस जगह पहुंचे हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप ऐसे ही बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे जाइए, जिससे कि हम अपने आप को कॉलर अप करके कह सके कि हाँ, हम कम्मू जी को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, हम तो अच्छा, अब तो हम जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। हम तो कुम्मू को अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कुम्मू आज आपसे बात करके। कुम्मू जी, हाँ लीना, आप कुछ बोल रही थी? जी, मैं यही कहने वाली थी कि बहुत सारी शुभकामनाएं कुम्मू जी आपको, आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। आप इसी तरह लोगों के साथ जुड़ी रहें, उनकी मदद कर रहें, इसी कामना के साथ अब हम आज आपसे विदा लेते हैं। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें करते रहेंगे। उस दिन आप डायरी लेके आएंगी जब हम आपसे मिलेंगे। और हाँ, जब जरूर, नहीं अगली बार मैं बिल्कुल डायरी तो जरूर याद रखूंगी और पूर्णिमा जी को बोलूंगी कि मुझे एक बार मैसेज ये जुड़वाने कि कोई डायरी ना भूले। कोई डायरी नहीं भूलनी चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं मोबाइल में कई बार मैं स्क्रीनशॉट लेके उसमें ज्यादा ढूंढना पड़ता है, वो रह जाता है, ढूंढना पड़ जाता है। जी, लेकिन आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा
और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और लीना तो खैर अच्छी तरह से इंटरव्यू लेती ही है, बात करती ही है। और कुम्मू जी Thank you. आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और वाव पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।